हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। और मैं पुरुषोत्तम भैया आपका वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ विद्या मंदिर क्लासेस। तो बेटा, आज हम लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के, उनको रिवाइज करने वाले हैं, है ना। और जो पहला टॉपिक हम आज रिवाइज करेंगे वो है लाइट। और लाइट को भी अगर हम सेगमेंट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास एक पोर्शन है रिफ्लेक्शन और दूसरा पोर्शन है रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन से। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो उससे पहले हम थोड़ा सा लाइट को समझते हैं, है ना। एक तरह का रिवीजन है, तो हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी को फोकस करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी को हम अपना प्राइम मोटो देखेंगे, उसके मेंशन चीजों को समझेंगे और एग्जाम में जाकर कैसे उसको इंटरप्रेट करना है ये हम सीखेंगे, है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज लाइट, तो लाइट क्या है? सबसे पहले तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम यहां पे देखें तो लाइट क्या है बच्चे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लाइट जो होती है वो इटसेल्फ इनविजिबल होती है। लाइट जो है वो इटसेल्फ इनविजिबल होती है, बट मेक्स थिंग्स विजिबल। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो करती क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। तो मुझे अगर किसी चीज को देखना है तो उसके लिए अगर मुझे सेंसेशन होगी मेरी आंखों में रेटिना है। आई का जो आप देखेंगे, ह्यूमन आई भी आपका चैप्टर है, तो रेटिना पे जाके जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो ऑप्टिकल रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक जाती है और हम किसी भी इमेज को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो क्या है कि लाइट जो है वो इटसेल्फ इनविजिबल होती है, बट चीजों को क्या करती है? विजिबल बनाती है। आगे बढ़ते हैं। अब लाइट के पोर्शन देखिए, और भी चीजें हैं इसमें कि लाइट की स्पीड क्या होती है। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसमें होती है? इन वैक्यूम। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट, क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। आप अगर देखें, रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज किसमें? इनटू द सेम मीडियम व्हेन दीज रेज स्ट्राइक ऑन द सरफेस, है ना। और मोस्टली रिफ्लेक्शन के हम लोग क्या देखते हैं? प्लेन मिरर देखते हैं। हमने जो स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में भी देखा था, तो यहां पे भी देखिए ऐसा प्लेन मिरर नहीं है। ये देखिए आप, एक सरफेस है, एक पानी का सरफेस है, उसमें भी मुझे इस पेड़ की इमेज दिख रही है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। और इस कंडीशन में हम अगर देखें तो ये चीजें किसी भी सरफेस के थ्रू हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो मिरर ही हो। अगर आप अपने घर में व्हाइट टाइल्स है आपके घर में, तो व्हाइट टाइल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें भी आपको अपनी हल्की इमेज दिखेगी। तो पॉइंट ये है कि उसमें लाइट रे जा रही है, स्ट्राइक करके वापस आ रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे लाइट रे को रिफ्लेक्ट करवाना है तो उसमें एक रे जो है वो जारी हो गया। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? तो इसमें अगर हम देखें तो रे का मतलब क्या हुआ? दिस वन इज ए रे। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट बता रहा है। और अगर मैं कलेक्शन ऑफ रे बोलूं तो उसको क्या बोलेंगे? दैट वन इज योर बीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीम? बीम क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ रेज। और इसको भी अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, तो ये बहुत तरह की बीम हो सकती है। जैसे ये वाली है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। ये वाली क्या है? ये वाली है कन्वर्जेंट बीम। और ये क्या है? आपकी पैरेलल बीम। आ रही बात समझ? तो जब भी एक सरफेस पे एक लाइट रे आके गिरती है
तो उस रे को क्या बोलेंगे? उस रे को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, है ना। आइए अब रिवीजन करते हैं टॉपिक का। तो देखो ये रिवीजन क्लास है, तो आपको टॉपिक्स पता होगा, अब उसको हम सीखते हैं कि वो कैसे याद रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? पहला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या हुई? द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस। जो रे आ रही है हमारी वो क्या है? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे जाके वो स्ट्राइक कर रही है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मेरी रे है, वो आके स्ट्राइक की, मान लीजिए ये मेरा मिरर है, यहाँ आके स्ट्राइक की, तो दिस वन इज व्हाट? इंसिडेंट रे। और ये वाला पॉइंट जहां पे जाके वो स्ट्राइक कर रहा है वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मैं अलग अलग को अपना बना के आपको दिखाता हूं कि कौन सी चीज कैसी। मान लो कि ये अपना एक मिरर है या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, और इस पे अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आके गिर रही है, सो व्हाट इज दिस? दिस वन इज योर इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट व्हिच स्ट्राइक्स एनी सरफेस। दूसरा पॉइंट अगर देखें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? वो पॉइंट जहां पे जाके रे स्ट्राइक कर रही है। तीसरा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रे है ये बेसिकली बाउंस बैक कर जाएगी सेम मीडियम में, इसलिए इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। आ रही बात समझ? और जो ये रे आके स्ट्राइक कर रही है, इसके स्ट्राइकिंग सरफेस के अगर ऊपर हम एक परपेंडिकुलर बना दे तो ये क्या है? मेरा नॉर्मल है। उसके बाद जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा दैट इज योर आर। तो सारे नॉमेनक्लेचर मेरे क्लियर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, उसके बाद है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो स्टेटमेंट को समझाता है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जब भी एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्शन होगा, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन का मतलब क्या है कि इन तीनों को आप ना एक शीट के ऊपर दिखा सकते हैं, एक शीट के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So, incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. अगला पॉइंट क्या है मेरा? The angle of incidence is equal to angle of reflection। यानी यहां पे अगर हम देखें तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ये वाला एंगल है एंगल I, और ये क्या है? एंगल R। तो एज पर द सेकेंड रूल एंगल I और एंगल R दोनों इक्वल होंगे। और ये बोर्ड में पूछा जाने वाला, आपके स्कूल एग्जाम से पूछा जाने वाला मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आई इन द सेम प्लेन। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे आइए, अब आते हैं प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर क्या हुआ? एक सरफेस आपका, एक हमने ग्लास लिया, उसके एक साइड को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। सो अ प्लेन ग्लास शीट having thin layer of metal deposited on one side, मतलब एक साइड बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर रहे हैं, और दूसरा साइड क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग कर रहे हैं। तो आपके घर में अगर मिरर होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो मिरर का सामने वाला साइड रिफ्लेक्टिंग है, पीछे वाले साइड में आपको कुछ नहीं दिखेगा। पीछे की साइड आपको एक रेड कलर का अगर आप देखेंगे तो दिखेगा, बट सामने वाली साइड ही रिफ्लेक्टिंग होगी। तो मिरर में एक साइड को बोलते हैं पॉलिश साइड और दूसरा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, मुझे अगर अपनी इमेज बनानी है, मुझे अगर अपना इमेज देखना है मिरर में, तो मुझे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने खड़ा होना होगा। मुझे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने खड़ा होना होगा। अब आगे देखते हैं। अब मुझे इमेज फॉर्म करना है अगर प्लेन मिरर के थ्रू, तो इमेज कैसा बनेगा? अगर मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, तो एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए ना एटलीस्ट दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दिखानी पड़ती है। जैसे मैं अगर यहां से एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहां से जो रे ऑफ लाइट गया वो गया और परपेंडिकुलरली सरफेस को स्ट्राइक किया, तो वो वापस इस तरह से रिटर्न हो जाएगा, हाँ या ना। दूसरा, अगर हम ये जो रे है इसके लिए दूसरा मैं ये रे चुनूं, अगर ये मैं चुनूं इंसिडेंट रे, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ये क्या है? नॉर्मल मेरे लिए है, उस सरफेस का नॉर्मल है। वो रे किधर चली जाएगी? वो रे कुछ इधर चली जाएगी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो क्या रियल लाइफ में रे नंबर 1 और रे नंबर 2 कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी आगे जाके? बिल्कुल नहीं करेंगी। तो ये मिलेंगी कहाँ? तो ये मिलेंगी मिरर के पीछे।
एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अब हम आते हैं थोड़ा सा, अगर हम मैथमेटिकली इसको काउंट ना करें, बेसिकली इमेज फॉर्मेशन को सीखे, नहीं बोले कि भैया ये वाला डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज डायग्राम है ना ये। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊं, इमेज की प्रॉपर्टीज पे जाऊं, तो पहली चीज क्या है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है। दूसरी चीज, अगर हम प्लेन मिरर में खुद को देख रहे होते हैं तो इमेज कैसा होता है हमारा, इरेक्ट होता है। तीसरी चीज कैसा होता है, साइज कैसा होता है, सेम साइज का होता है। और चौथा अगर हम देखें तो वो क्या है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मिरर के साथ सेम डिस्टेंस बनाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये चारों प्रॉपर्टी एक इमेज की होती है। साथ में एक और पॉइंट है लैटरल इन्वर्जन। एम्बुलेंस आपको उल्टा लिखा दिखता है ना, आप जब मिरर में देखते हैं आपको सीधा दिखता है, तो ऐसा पर्पसली किया जाता है ना। आगे आइए नेक्स्ट। तो अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर। तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो जब भी हम लोग अपना, देखिए प्लेन मिरर हमारा पूरा हो चुका है, प्लेन मिरर से इसी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम आगे आते हैं अपने स्फेरिकल मिरर के ऊपर। तो स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, क्या दिखता है? तो हम लोग अपने 10th वाले जो आपके एनसीईआरटी उसमें आपने देखा होगा कि दिस इज द शेप फॉर कनकेव मिरर एंड दिस इज द शेप फॉर कन्वेक्स मिरर, जिसमें जो ये वाला साइड है, जैसे इसमें रिफ्लेक्टिंग है, ये वाला साइड क्या है, पॉलिश्ड है। इसमें ये वाला साइड कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, ये वाला साइड कैसा है, पॉलिश्ड है। तो सवाल ये उठता है कि स्फेरिकल मिरर क्या है? तो जो प्लेन हो गया वो प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं? तो एक ग्लास का हम स्फेयर लेते हैं, उसमें से एक साइड का पीस कट आउट करते हैं कुछ इस तरह से, आप देखिए, और ये जो पीस बाहर निकला इसको हम पॉलिश करते हैं। अगर जो मेरा पीस इस तरह का पीस बाहर निकला है, देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें अगर इस साइड को पॉलिश कर दें तो ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, केव का स्ट्रक्चर है, केव दिख रहा है ना। तो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। आ रही बात समझ? तो आपका ये जो पीस कट के निकला, आपने एक स्फेयर लिया, उसमें से ऐसा चॉप करके एक पीस निकाल लिया कुछ इस शेप का, तो ये जो बन रहा है, इसमें अगर इसको पॉलिश कर दे तो ये वाला साइड कैसा है, केव जैसा, दैट इज योर कनकेव। और यही मैं अगर ये साइड पॉलिश कर दूं तो ये वाला साइड कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग, इसका नाम क्या होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर। तो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे जरूरी चीज है सी। तो जो स्फेयर, आपने जो स्फेयर लिया, उस स्फेयर का खुद का सेंटर रहा होगा ना, जिसमें से आपने ये मिरर काट के निकाला, ये आपका इसका 2D व्यू है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। वैसे इस स्फेयर का सेंटर यहाँ कहीं रहा होगा जिसमें से आपने ये मिरर काट के निकाला है। तो पॉइंट ये है कि अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, तो जिस मिरर से आपने इसको काट के निकाला है, उस मिरर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है। दूसरा आते हैं हम अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो अब जब स्फीयर का सेंटर था तो उस स्फीयर का रेडियस भी रहा होगा, तो रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज है पोल। व्हाट इज पोल? तो जो आपने मिरर काट के निकाला है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम बोलते हैं पोल, जो कि यहां पे आपको दिख रहा होगा। कहां पे? ये जो P वाला पॉइंट मैंने मार्क किया है, ये है आपका पोल। तो मैं दोनों के लिए समझा रहा हूं साथ साथ, अभी लास्ट में मैं समझाऊंगा एक साथ ही। लास्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज दैट? तो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल जो हम बनाएंगे वही क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो उसके लिए देखिए सेंटर यहां लाई करेगा, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। P क्या है, पोल। और अब अगर हम इसको देखें तो C से P के डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ या ना। और अगर हम यहां बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, तो इट इज द लाइन पासिंग थ्रू C एंड P। सेम चीज आप देखिए अपने कन्वेक्स मिरर के लिए भी बिल्कुल सेम वैलिड है, और यहां पे भी C और P के बीच के लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक और चीज आप देख रहे होंगे यहां पे, फोकस। अब ये क्या चीज है, रिवीजन क्लास है तो पता तो होगा सबको। व्हाट इज फोकस? तो फोकस का मतलब क्या होता है कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होती हैं और उसके पैरेलल होती है, ऐसे रेज जब आके आपके स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो रेज एक्चुअली एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, या आपको अपीयर होगा कि वो उस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं है ना। सो दे आइदर आफ्टर रिफ्लेक्शन they either pass or seem to come from a point
दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। जैसे इस केस में रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो देखिए जहां पे टकराई ना वहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा तो वो भी सी से पास करेगा। ये भी समझना आपका जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड तो यहाँ भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये किससे पास कर रहा है, फोकस से। सेम, तो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, टकराई, और टकराने के बाद लौटी, लौटने पे वो एक पॉइंट पे जो पास करेगी इसको बोलते हैं फोकस। तो इस केस में दिस रे एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट। इस कंडीशन में रे गई और टकराने के बाद ये क्या हो गई, डाइवर्ज कर गई और इधर आ गई। तो ये रे कभी एक्चुअली में मिलेंगी, कभी नहीं। ऐसे रे को क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे रे को, कि देखो पॉइंट ये ना कि डाइवर्ज क्यों किया, अब ये भी मन में सवाल आता है। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करें तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके अकॉर्डिंग जो ये रेज हैं वो अपीयर टू पास कर रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू, जिसका नाम क्या है, फोकस। सो कॉन्केव मिरर में रेज एक्चुअली फोकस से पास करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में रेज फोकस से अपीयर टू पास करते हैं। आगे आइए, अब फोकल लेंथ कितना होता है। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू होती है बेटा, इट इज इक्वल टू r/2। फोकल लेंथ की वैल्यू होती है r/2। अब आते हैं हमारे लॉज, जिसके ऊपर हमारा इमेज फॉर्म करता है, उसको समझते हैं कि अब इमेज फॉर्मेशन की क्या टेक्निक है। अब इमेज फॉर्मेशन की टेक्निक की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूल्स है जिससे बच्चों को कनेक्ट होना है। कुछ याद है, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कुछ खतरनाक सा है, स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको वो अपने इमेज फॉर्मेशन में इस्तेमाल करना है। जैसे पहला ये है कि अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेंगी, या तो फोकस से पास करेंगी या अपीयर होगा कि वो फोकस से पास कर रही है। प्रिंसिपल एक्सिस से है वो या तो फोकस से पास कर रही है या अपीयर हो रहा है कि वो फोकस से पार कर रहा है ना। नेक्स्ट, जो रे फोकस से पार करेगी, तो कनकेव मिरर में क्या है कि जो रे एक्चुअल में फोकस से पास करे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और इस केस में क्या है कि जो रे अपीयर हो रहा है कि फोकस से पास कर रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप इसको इस तरह से समझें कि जो रूल नंबर 1 मैंने बताया है उसी रूल नंबर 1 में ही पाथ को रिट्रेस किया जा रहा है। मतलब अगर आप देखें तो यहां से रे गई, टकराने के बाद इधर आ रही है, अगर मैं यहां से रे को ऊपर भेज देता तो टकरा के इधर आ जाती। लाइट तो रिट्रेस करता है ना भाई। अगर मैं इधर लाइट को डाल रहा हूं और ये टकराने के बाद इधर आ रहा है, तो लाइट को अगर यहां से डालूंगा तो टकराने के बाद ऊपर चला जाएगा। लाइट तो पाथ को रिट्रेस करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहां पे अगर आप देखिए तो फोकस से पास करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। वही अगर यहां पे देखें हम तो फोकस से अपीयर टू पास कर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया। तीसरा, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो पॉइंट ऐसा क्यों, क्योंकि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगी वो आपकी मिरर पे कैसे रहेगी, नॉर्मल। और रे जब नॉर्मल मतलब अलोंग द मिरर, अगर हम कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले, कोई भी रिफ्लेक्टिंग, और रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आके स्ट्राइक कर रहा है तो ये वापस उसी पाथ में रिट्रेस होकर लौट जाता है। ओके बच्चे, आगे आइए। अब सीखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म हो सकता है। पहला कंडीशन, अब अलग अलग कंडीशंस देखते हैं। पहला क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है, तो रे जो पैरेलल, ये हमने पढ़ लिया, कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। अब पॉइंट ये है कि जब फोकस पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे जो रेज है क्या ये वर्चुअली मिल रही है, रियल में। रियल मिलने का मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज को एक्चुअल में जाकर मीट करना। वर्चुअली का मतलब जैसा प्लेन मिरर में था कि रेज ऐसे चले गए टकराने के बाद, तो क्या इधर मिल पाएंगी, नहीं। तो मैं उसको डॉटेड लाइन से पीछे मिलाया। वही चीज यहाँ पे अगर देखें तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी। सो इट विल बी अ रियल इमेज। क्यों, रे एक्चुअल मीट कर रही है। और दूसरा साइज क्या है, इट इज पॉइंट साइज्ड। जो इमेज है वो है आपकी पॉइंट साइज्ड।
ठीक है, लोकेशन कहाँ बन रहा है, एट फोकस। आ रही बात समझ? तो ये वाला हमने देख लिया कि फोकस पे था, इन्फिनिटी पे जो था उसका कहाँ बन रहा है, फोकस। अब मैं कहाँ लेके आ गया अपने ऑब्जेक्ट, अब अपने ऑब्जेक्ट को मैं C और F से पहले लेके आ गया। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, तो कोई भी दो रेज का मिलना जरूरी है रिफ्लेक्शन के बाद टू फॉर्म एन इमेज। यहाँ पे जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था वो टकरा के जब वापस आया, फोकस से पास किया, दूसरा रे जो फोकस से पास किया वो रे क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये दोनों रेज हैं, ये आप अगर ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना वो कैसा बना, उल्टा बना। तो इमेज की पोजीशन क्या हो गई, इमेज की पोजीशन हो गई F और C के बीच में, रेज एक्चुअल मिल रहे हैं तो कैसा बना, रियल। साथ में ये अगर ऐसा रखा हुआ है तो ये भाई साहब नीचे हैं, तो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड और साइज में छोटा यानी कि डिमिनिश्ड। आ गया ये, यही हम अगर C पे रखें तो इमेज आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास करके नीचे, जो फोकस से गया वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी अब जो इमेज बन रहा है वो नीचे बन रहा है, बिल्कुल उसी के नीचे। तो कहाँ बना, एट C, रियल, इन्वर्टेड, और साइज देखिए कैसा है, साइज है उसका सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगला कंडीशन क्या होगा उसको ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, आप सबको याद होगा आई थिंक, है ना। अगला कंडीशन क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में भेजेंगे। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर मूव करते हैं इमेज पीछे मूव करने लगता है, कब तक, F तक। इसके बाद क्या है, देखिए C और F के बीच में रखें, वापस देखिए जो रेज ड्रॉ किया उसके कारण इमेज ये बन रही है। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज से इस बार देखिए आपको इमेज कैसी बन रही है, बड़ी मिल रही है। तो जब F और C के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड C, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। अब मैं और शिफ्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ फोकस पे। तो फोकस पे रखने के कारण इमेज कहाँ बन रही है, देख लो, पैरेलल रेज। पैरेलल रेज कहाँ मिलती है भाई, इन्फिनिटी पे। यानी ऐसे कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे होगी, और ये रेज एक्चुअली मिल रही होंगी तो फोकस इन्फिनिटी पे, तो रियल, इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा, साइज विल बी हाईली एनलार्ज्ड। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट केस ये वाला है, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो F और O के बीच में है ना। F और O के बीच में अगर हम देखें तो अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, और जो रे C से पास हो रहा है वो अनडेविएटेड चला गया। यानी रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे एक्चुअल में कभी मीट ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्या करें, रेज डाइवर्ज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस रे को हम अपीयर टू मीट करवाएंगे, और इस केस में जो इमेज बनेगा ये वाला, ये जो इमेज है इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि रेज एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, आप उसको एक्सटेंड करके मिलवा रहे हैं। सो इमेज कहाँ बन रहा है, इट इज बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो आपने ट्रेंड देखा होगा कि रियल है तो क्या है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है तो क्या है, इरेक्ट है। आई बात समझ? सो ये सारे कंडीशंस थे हमारे इमेज फॉर्मेशन के, और ये उसको मैंने समराइज करके एक जगह आपके लिख दिया। तो आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो उसकी इमेज फोकस पे थी, जैसे जैसे शिफ्ट करते करते गए वो इमेज फोकस से शिफ्ट होते गई पीछे। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आए तो इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी बन गई। और जब F और P के बीच में लेके आ गया, ये हमारा सबसे मतलब मैं, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा लास्ट केस जो है ये वाला जो है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होगा। दिस वन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जहां पे आपका पोल और फोकस के बीच में रखने से जो इमेज है वो कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, साइज एनलार्ज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये सारे केसेस जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर ले अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि रे डायग्राम वो पूछना ही पूछना है ना। और साथ में ये आपको चार्ट बिल्कुल बनाकर अपने रूम में सामने पेश कर लेना चाहिए, ताकि आपको याद भी रहे चीजें, और प्रैक्टिस जितनी बार करोगे उतना चीजें आपको रिमाइंड होती जाएंगी। नेक्स्ट अब आते हैं यूज के ऊपर। ये भी आता है कनकेव मिरर का यूज क्या है। तो कनकेव मिरर का यूज एक तो हम लोग करते हैं रिफ्लेक्टर्स में। सो एज अ रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट ऑफ मोटर व्हीकल्स, इसका क्या होता है कि ये जो अगर फोकस पे ये मैं उसको रख दूं, बीम को रख दूं, तो ये बेसिकली बहुत दूर तक अपने लाइट रे को थ्रो कर सकता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया एज अ रिफ्लेक्टर इन ऑप्थेल्मोस्कोप फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑन द रेटिना। तीसरा शेविंग मिरर में इस्तेमाल करते हैं, अपने होटल्स में देखा होगा कि शेविंग
आप उसमें एक साइड में लगा होता है, उसमें देखेंगे आपको चेहरा काफ़ी बड़ा दिखेगा, तो शेविंग करने में बड़ी आसानी होती है। और चौथा, जो डेंटिस्ट होते हैं, जिनको आपने देखा होगा, डेंटिस्ट के पास आप अगर गए होंगे तो ऐसा स्पून शेप का होता है, ऐसा स्पून सा होता है और नीचे में से मिरर लगा होता है। दांतों को आपको चेक करते हैं अंदर से कैविटी को, कि कैविटी है कि नहीं दांतों में। तो वहाँ पे भी वो बेसिकली इमेज ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी वर्चुअल और इनलार्ज इमेज दिखे। वर्चुअल इमेज को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, रियल वाले को नहीं देख सकते, उसके लिए हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है? तो जो रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज करते हैं, ये हमने देखा था। और ये रे अपीयर टू मीट करते हैं किधर? फोकस पे। तो अब जब हम देखें कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है इन्फिनिटी पे, तो जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? इमेज हमारा बन रहा है फोकस पे। दूसरी बात, ये इमेज का नेचर कैसा है? दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, है ना। और तीसरा कि ये जो है फॉर्म कहाँ पे हो रहा है? द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। जब आपने ऑब्जेक्ट को उसके पास रख दिया, जब ऑब्जेक्ट को आपने रखा तो ये रेज क्या हुई? जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर टू पास हो रही थी, वो अपना पाथ क्या करे? ये वाली रे ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थे वो फोकस से पास अपीयर टू पास कर रहे हैं, तो ये दोनों के कारण जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, जो कि कैसी इमेज है? आप अगर देखें तो इमेज इज बी बिहाइंड द मिरर। कहाँ बन रहा है? बिटवीन पोल एंड एफ, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? कनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज जो होता है मैग्नीफाइड होता है, कन्वेक्स मिरर का डिमिनिश्ड होता है। लेकिन कन्वेक्स का ना फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा बड़े रीजन तक आप देख सकते हैं, इसलिए कार्स के रियर व्यू मिरर में काम आता है। नेक्स्ट, इसके भी दोनों केसेस को समराइज करेंगे। ये भी आपको याद होना चाहिए कि उस कंडीशन में जब आप इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वहाँ पे फोकस पे बनेगा, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखेंगे तो कुछ वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब कन्वेक्स मिरर का यूज देखते हैं एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। किस लिए? टू सी द ट्रैफिक एट द बैक साइड। ऐसे मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब आप अगर कन्वेक्स मिरर को देखें तो बड़े रीजन में उसकी फील्ड ऑफ व्यू बड़ी होती है उसकी, है ना। ज़्यादा बड़े रीजन को आप एक जगह खड़े होकर उसमें देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं थोड़े कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर कि इसमें फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? साइन कन्वेंशन। कोई भी मिरर हो, यहाँ पे अगर मैं कनकेव की जगह कन्वेक्स मिरर था, कोई भी मिरर रहता, तो अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को किधर रखा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर आपके ऑब्जेक्ट को अपने, देखो ऑब्जेक्ट अगर राइट में दिया हुआ है ना, तो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए उसको लेफ्ट साइड बना लेना अपनी सुविधा के लिए, है ना। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को राइट साइड, लेफ्ट साइड रखा हुआ है और आपने अपने एक्सिस को ये ड्रॉ कर लिया, तो आप अपना डायरेक्शन ऑफ लाइट कैसा लेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ लाइट किधर लेंगे? वो है हमारा राइट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसके लिए डायरेक्शन ऑफ लाइट यही होगी ना। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे आपकी जो रेज निकल रही हैं ये आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गया, है ना। अब जो ये रेज जा रही है तो मुझे इसमें ध्यान ये देना है कि मुझे सारे कैलकुलेशंस पहले तो कहाँ से करने हैं? सारे ऑब्जर्वेशंस अपने करने हैं पोल से। तो ये मेरा बेसिकली ऑरिजिन मान लीजिए आप। अब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में देखें तो जो डिस्टेंस राइट में लेंगे वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में लेंगे वो नेगेटिव होगा, ऊपर जो लेंगे वो पॉजिटिव होगा, नीचे जो लेंगे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, सो डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूला के ऊपर। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है वो बेस्ड होता है 1/v + 1/u = 1/f, जहां पे
u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। और ये तीनों ही चीजें, बेसिकली दोनों चीजें u और v हमें कहाँ से लेनी चाहिए। सो ये पॉइंट जरूर स्टार मार्क देके लिखें कि u एंड v यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दोनों कहाँ से कैलकुलेटेड होते हैं, फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑरिजिन पोल को मान रहे हैं ना, तो वहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होता है, पोल से लेते हैं, इमेज डिस्टेंस भी कहां से लेते हैं, पोल से लेते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे पास मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u। तो यहाँ पे h डैश क्या है, बेसिकली इट इज हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस ऑफ v अपॉन u, v क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या है, इमेज डिस्टेंस। और यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, यहां पे आप u v जितने भी हैं इन सब की सारी वैल्यूज आपको यूज करनी चाहिए। इन सब को आपको यूज करना है किसके थ्रू, इन सब को आपको यूज करना है विथ साइन कन्वेंशन। तो जो भी आप यूज करेंगे लिखिए बेटा, यूज साइन कन्वेंशन विथ किसके साथ, जितने भी हैं, u v f, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन सब के साथ आपको साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल जरूर करना है। आगे आते हैं अब थोड़े हम अपने कैलकुलेशन पार्ट की ओर। जैसे एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, जहां पे आपको इसकी शार्प इमेज दिखी, नेचर और साइज ऑफ इमेज भी आपको बताना है। तो पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट साइज क्या है, वो 4 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम अपने अकॉर्डिंग समझते हैं कि अगर ये हमारा कनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमारे लिए ये पोल हो गया। और इसमें बोला गया है कि आपका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो हमारा फोकल लेंथ यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, और हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब बोल क्या रहा है आपसे कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट आपका फोकस के थोड़ा लेफ्ट में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब आते हैं साइन कन्वेंशन की ओर, दैट यहां से मुझे सारे कैलकुलेशंस लेने हैं। ऑब्जेक्ट मैंने लेफ्ट साइड रखा है, डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है, ये हमारा बेसिक था। अब हम सारे कैलकुलेशंस को अगर हम देखें तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u विल बी इक्वल टू -25। ऐसा क्यों, क्योंकि पोल से हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किधर ले रहे हैं, हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, इसलिए u कितना हो गया, -25। अच्छा, फोकल लेंथ कितना हो गया, इट विल बी -15। क्यों, फोकल लेंथ भी किधर होगा, लेफ्ट में होगा, क्योंकि ये कैसा है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फोकस देख रहे हो, पोल से लेफ्ट साइड में। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है अपना, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v प्लस 1/u कितना है बेटा, u इज -25, 1/-15। सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है यहाँ से, 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। और सॉल्व करें इसको आप लोग, क्या आ जाएगा बच्चे, इसमें हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25 और 15 है ना। एलसीएम ले लीजिए आप लोग, 75 ले, मान लीजिए आप लोग कॉमन में 75 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है आपका 3 और यहाँ से आ रहा है आपका 5। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, आपका v कितना आ रहा है बच्चे,
v आका आपका आ जाएगा -75/2 which is how much? -37.5, जो कि एक वैलिड आंसर है। मैं वैलिड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका अगर फोकल लेंथ 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? 30 पे। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 25, यानी कि वो फोकस और सी के बीच में है। तो मैंने क्या पढ़ाया था, जब एफ और सी के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है? एफ और सी के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? इट इज मेड बियॉन्ड सी, जो कि 30 से बड़ा होना चाहिए। -37.5 वैलिड है। दूसरा, अब हम आते हैं हाइट ऑफ इमेज को रिलेट करते हैं। तो मैंने अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या सिखाया था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u। यही फॉर्मूला था आपका। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अगर चलें तो आपका हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 4 सेंटीमीटर, और ये +4 लूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर, विल बी इक्वल टू माइनस v की वैल्यू क्या है? -37.5 भी लिख सकते हैं, 75/2 भी लिख सकते हैं। u की वैल्यू क्या डाल देंगे? -25। यहां से आप सॉल्व करिए। What is the height of image you are getting? तो यहां से आपका आ गया -25 से ये हो गया 3 टाइम्स, ये 12/2, यानी कितना आ रहा है? -6 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ये है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज जो है वो -37.5, यानी कि पीछे की तरफ 37.5 कुछ यहाँ सी से बड़ा, और 6 सेंटीमीटर माइनस, यानी कि पीछे। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। आई थिंक ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आते हैं इसमें कि जो स्टेटमेंट था, where the screen should be placed. The screen should be placed at a distance of 37.5 centimeter in front of the mirror. दूसरा, find the nature and size of the image. What is the size of the image? The image is of 6 centimeter. Nature कैसा होगा? तो इस केस में जो रेज है वो एक्चुअल मीट कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? रियल। तो अगर मुझसे लास्ट में कोई लाइन पूछे कि व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, तो आई विल से कि जो इमेज फॉर्म्ड है वो कैसा है? जो इमेज फॉर्म्ड है उसका नेचर रियल है, इन्वर्टेड है, साइज 6 सेंटीमीटर है और 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल है। किधर की तरफ? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 32 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया है कि फोकल लेंथ जो होता है ये होता है r/2। r 32 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ? नेक्स्ट, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो 3 गुना बड़ा इमेज बना रहा है और रियल बना रहा है। तो अगर हम देखें कि 3 गुना बड़ा और रियल जब बना रहा हो, ये कब पॉसिबिलिटी है? तो ये पॉसिबिलिटी है जब ऑब्जेक्ट कहां पे रहे? ये पॉसिबिलिटी तब है जब यहां पे आपका फोकस है, यहां पे आपका सी है, और आपका जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया हो वो एफ और सी के बीच में लिया हो, तो ही उस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि 3 times मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज बनानी है आपको। ये पॉसिबिलिटी कब है? यही केस पॉसिबल है। और 3 times मैग्निफाइड है तो मैग्निफिकेशन का रेशियो क्या था? मैग्निफिकेशन के रेशियो को याद करें तो इट वाज हाइट ऑफ इमेज, यहाँ ये वाला, ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज v अपॉन u। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो ये समझ में आना चाहिए कि बेटा ये वाला डिस्टेंस जो है, अगर आप इस डिस्टेंस को x ले रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। आ रही बात समझ? और आपसे ये बोला जा रहा है कि 3 times मैग्निफाइड इमेज एंड ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया आपने? 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका? आपको दिया हुआ है कि ये वाला डिस्टेंस जो है आपका वो कितना है बच्चे? तो x इक्वल टू
10 दिया हुआ है आपको, तो 3x कितना हो जाएगा? 30। yes or no? तो यहां पे वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर in front of mirror. This is your answer. ठीक है, तो आज हमने बेसिकली रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अपना कंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपने रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन के साथ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। थैंक यू बच्चों।